नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की सीरीज को। ठीक है, एनसीईआरटी की सीरीज में हम आज जो करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक जो हिस्ट्री की है और चैप्टर नंबर ये 9 है। ठीक है, इससे पहले के सारे चैप्टर को हमने कर लिया क्लास 6 के हिस्ट्री का और ज्योग्राफी के। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख लेंगे या डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका हम लिंक दे देंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप सही प्रकार से सारे एनसीईआरटी की सीरीज को देख लेते हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आपके लगभग सारे क्वेश्चन आपको यहीं से सही हो जाएंगे सीटेट के लिए जो आप एसएसटी का पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीटेट में जो एसएसटी का पोर्शन होता है जो 60 नंबर का पूछता है वो एनसीईआरटी बेसिक होता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9। ठीक है, नए साम्राज्य और राज्य, इसको हम पढ़ते हैं। नए साम्राज्य और राज्य के बारे में, अरविंद राजा बना, जो आप भी कभी खेल खेलते हैं तो आप राजा बन जाते हैं। ठीक है, अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रूप हले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगा। तो चलिए हम देखते हैं किसके बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर बता रहा कि क्या बताती है प्रशस्ति। ठीक है, दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। ठीक है, यानी कि समुद्रगुप्त क्या है, वीणा बजाता हुआ इसे। समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे क्या है, हरिशेर द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी समुद्रगुप्त के जो इलाहाबाद के अशोक स्तंभ है, ठीक है, इसकी जो रचना किसने किया था, हरिशेर का एक जो है हरिशेर के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्योंकि समुद्रगुप्त के दरबार में ही रहता था। आगे देखते हैं कि यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो अभिलेख होते थे विशेष प्रकार के उन्हें प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है। प्रशस्ति कैसे शब्द है, संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। ये भी ध्यान रखना कि संस्कृत आपसे पूछा जा सकता है कि भाई प्रशस्ति जो है ये कैसे शब्द है, तो यह एक संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, प्रशंसा। ठीक है, चलिए प्रशस्तियाँ लिखने का जो प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 8 में गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आओ देखिए समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। आप देखते थे उस समय के राजाओं की प्रशंसा कवियाँ बहुत करते थे। ठीक है, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर भी बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है, इसको आप देखेंगे। योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया क्या है, जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीर भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिख रहा है। देखिए कितनी अच्छी तरह से कहा गया है। ठीक है, अगर तुमने मानचित्र 7 को देखा है तो आप पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। ठीक है, उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेर 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करता है। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा देखिएगा, यानी आपको यहाँ पे देना कि हरिशेर 4 जो विभिन्न प्रकार के राजाओं की जो चर्चा करेंगे, ठीक है, और उनके प्रति समुद्रगुप्त की जो नीतियाँ क्या है उसके बारे में देखेंगे। पहले पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि मानचित्र में आपको हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का
देखिए सबसे पहले इन चारों पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसमें से क्या है, आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सारे पॉइंट अगर याद रहेगा तो आप कर पाएंगे। पहले बार आप मैप को देख लेंगे, सारे मैप को आपने देख लिया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, पढ़ लेते हैं, एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे कि मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र जो आर्यावर्त है, आर्यावर्त के उन 9 शासकों का जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। अब यहाँ पर नोट कर लेंगे कि आर्यावर्त के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया और उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। ये एक पॉइंट पर नोट कर लेंगे, ठीक है। दूसरे में लिखेंगे, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक, इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए। इन सब ने हार जाने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया, ठीक है। देखिए दक्षिणापथ के जो 12 शासक थे, इन्होंने समुद्रगुप्त से जब हार गए और हारने के बाद उनके सामने समर्पण कर दिया, तो समुद्रगुप्त ने क्या किया, उन्हें फिर उनका शासन लौटा दिया। दूसरे पॉइंट में ये नोट कर लेंगे आप। तीसरे में आपको देखेंगे कि पड़ोसी देशों का जो है आंतरिक घेरा बैगनी रंग से है, ठीक है। इनमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ हैं, ठीक है। ये समुद्रगुप्त के लिए क्या उपहार लाए थे, ठीक है। उनकी आज्ञाओं का पालन भी करते थे और दरबार में उपस्थित रहते थे, ठीक है। देखिए आपको मालूम है, आपसे पूछा जा सकता कि कौन से लोग होते थे जो समुद्र के गुप्त के लिए उपहार लाए थे। तो आपको पता ना चाहिए कि असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के ये जो गढ़ थे, ये लोग क्या उपहार लाए थे, ठीक है। चौथा हम देखेंगे आप, वाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से दिखाया गया है, ये कौन से संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह किया। आप देखिए, आपको पूछा जा सकता कि आर्यावर्त के 9 शासकों ने क्या किया, समुद्रगुप्त से हारने के बाद उनका राज्य क्या उनसे मिला लिया गया। दक्षिणापथ के 12 शासक जो थे, इन्होंने समर्पण कर दिया, तो समुद्रगुप्त ने उनके शासन को वापस कर दिया। भी पड़ोसी देशों के कुछ राज्यों ने क्या किया था, समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाए थे, ठीक है। कुछ यहाँ पर जो दिया रखा है कि कुषाण अशोक यानी श्रीलंका के शासक इन्होंने क्या किया था, समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर लिया और अपनी पुत्रियों से उनका विवाह कर दिया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है, इसको आपको समझ लेना है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इसमें से। इस चारों पॉइंट को आप अच्छे तरीके से जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अब इसको देखेंगे, क्या है, वीणा बजाने वाला राजा कौन था। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसा कि सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, यानी समुद्रगुप्त को क्या सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यही आपको चीज़ दिखाया जाता है, ये जो कलर दिखाया जा रहा है ना, ये बैगनी कलर है, ये लाल कलर है, ये हरा कलर है। इसको आप देख लेंगे, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर कुछ दिया है कि भाई प्रयाग है इलाहाबाद का पुराना नाम है, अब नया नाम हो गया। उज्जैन तथा पाटलिपुत्र पटना का नाम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब वंशावली, देखिए वंशावली को जरूर पढ़ेंगे आप, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताते हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी, ठीक है। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज की जैसी बड़ी उपाधि ली थी। देखिए चंद्रगुप्त के बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने क्या है, महाराजा धीराज की बड़ी उपाधि ली थी, ठीक है। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो दे रखा है कि विक्रम संवत क्या है, ठीक है। विक्रम संवत को आप देखेंगे एक बार। विक्रम संवत यहाँ पर दे रखा है कि 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे
समुद्रगुप्त के बारे में हम उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे। अब हर्षवर्धन तथा हर्षचरित, ठीक है। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा थे जिसका नाम था हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट, यानी कि जो हर्षवर्धन थे, इनके दरबारी कवि का क्या नाम था? बाणभट्ट। इन्होंने संस्कृत में उनकी क्या जीवन हर्षचरित लिखी है, ठीक है। यानी कि जो बाणभट्ट थे, इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है जिसका नाम है हर्षचरित, ठीक है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री वेनसांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार बने। अब देखिए, राजा हर्षवर्धन की जो दरबार में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था वेनसांग, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तीनों पॉइंट नोट कर लेंगे, ठीक है। उन्होंने वहाँ जो कुछ भी देखा उसका उन्होंने वर्णन भी किया है, ठीक है। आगे देखेंगे 5वें में कि हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो थानेसर का राजा बने थे वहाँ पर। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को भी अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। देखिए, पुलकेशिन द्वितीय जो है, जो राजा था चालुक्य नरेश, ठीक है। चालुक्य नरेश जो पुलकेशिन द्वितीय था, अब इन्होंने क्या है, किसको रोक लिया था? हर्षवर्धन को, ठीक है। ये आप देखेंगे। आगे देखिए, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जब चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, तो चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यानी पूछा जा सकता है कि चालुक्यों की राजधानी थी वो किसका प्रमुख केंद्र थी, तो व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक क्या है, धार्मिक केंद्र भी बन गया था, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। आप देखिए, जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय थे, इनके दरबारी कवि का नाम क्या था? रवि कीर्ति। ये भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। इनमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था, ठीक है। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। अब देखिए, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि हर्ष का मतलब क्या होता है? आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने
समाप्त कर दिया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। आगे देखते हैं इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिश्चंद्र अपने पिता की जगह ही महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे, ठीक है। आगे देखेंगे कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिश्चंद्र एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहित अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। पेपर में आपको अगर ज़्यादा कठिन पूछेगा तो पूछा जा सकता है कि हरिश्चंद्र जो था वो कौन कौन से काम करते थे, यार उनके पास कौन कौन सा भार था, तो इसमें आपको देख लेना, ठीक है। आगे देखेंगे संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर, यानी जो बैंकर होते थे उनको नगर श्रेष्ठी कहते थे, ठीक है। बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीक और देखो यहाँ पर सबका नाम दिया अलग अलग कि नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह मतलब यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इस तरह की नीति कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। राजा ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे, ठीक है। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अब आगे देखेंगे दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। देखिए ब्राह्मण भूस्वामियों का जो संगठन होता था उनको हम क्या कहते हैं यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ब्राह्मण भूस्वामियों का जो संगठन था उनको क्या कहते थे, सभा कहते थे। क्या कहते थे, सभा। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा थी, ठीक है। जहाँ पर ब्राह्मण नहीं थे वहाँ पर उर नामक ग्राम सभा थी होने की बात कही गई। अब नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। आपको ध्यान देना नगरम मतलब क्या होता है, व्यापारियों के एक संगठन का नाम। उर्व क्या ग्राम सभा होती थी, ठीक है। और यहाँ पर ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था सभा, ठीक है। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं क्या है, शताब्दियों तक काम करती रहीं, ठीक है। आगे देखेंगे उस जमाने में जो आम लोग थे उनका क्या हाल था। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो कुछ उदाहरण भी देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक जो था अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है ना। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम की कहानी है।
आपसे पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में किसका उल्लेख है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज्य कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि अगर आज किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है तो वह पहले पुलिस में खबर करता है, तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चीनी तीर्थयात्री फायान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर था। उन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। ठीक है, एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर राजा की जो सेना है इसके बारे में पढ़ेंगे कि राजा बड़ी मात्रा में साजो सज्जा लेकर यात्रा करते थे। इनमें हाथियों के अतिरिक्त रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ों को भी लेकर चलते थे। खाने पीने के लिए यहाँ पर बकरी, हिरन, खरगोश और मसाले भी लेकर चलते थे। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को क्या है ठेले गाड़ियों या ऊँटों या हाथी जैसे पर ढोने वाले सामान पर लेके जाते थे। ठीक है, इनके साथ साथ संगीतकार भी जो नगाड़े या बिगुल सभी बजाते थे। रास्ते में पड़ने वाले गाँव को उनका सत्कार करना भी पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार भी लाते थे। जानवरों को चारा भी देते थे। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई है। चलिए आगे देखते हैं, बाकी देख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हमने इस चैप्टर को बड़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको सारे एनसीईआरटी की बुक को आसानी से करवा दिया जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहें और आपकी प्रैक्टिस करवाई जाए जिससे आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।